स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक रहता है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने को मजबूर हो जाए। तो क्या करना है? मेहनत बहुत अधिक करनी है। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक तो करनी ही करनी है ना। तो देख लेते हैं। ये जो विशेष श्रृंखला रहेगी यूपी पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी का जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो कहने का मतलब ये है, सवाल ये कह रहा है ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसकी जेल में 64 दिन उपवास रखने से मृत्यु हो गई थी? तो विकल्प देख लेते हैं। जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिन दास या विनय बोस। तो देखिए 64 दिन उपवास रखने के बाद मृत्यु हुई थी जतिन दास की। ये आपका ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जतिन दास वो ये चाहते थे कि जो अपराधियों के रूप में इलाज ना हो, एक राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की वो मांग कर रहे थे। इस वजह से 64 दिन उन्होंने उपवास रखा था। तो कौन हो जाएगा इसमें? ए विकल्प जतिन दास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? कर्जन वाइली होगा, किंग्सफोर्ड होगा या जॉन मार्ले या लॉर्ड कर्जन? देखिए आपको बताएं, मुजफ्फरपुर में जो जज थे, मुजफ्फरपुर में जो न्यायाधीश के पद पर थे वो थे किंग्सफोर्ड, है ना। तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने गए थे कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन हुआ क्या, ये बम जो था वो किंग्सफोर्ड का कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब ये है कि वो किंग्सफोर्ड के नहीं लगा। जो बम फेंका खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, वो एक ऐसे शख्स की पुत्री और पत्नी के लगा जाके, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक था। वो था जॉन कैनेडी। तो कैनेडी के पत्नी और बच्ची जो थे, मतलब पुत्री और उनकी पत्नी, इन दोनों की उसमें मृत्यु हो गई। जो ये बम कांड हुआ, जो ये बम फेंका खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, उसमें कैनेडी की पुत्री और पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को जेल भेज दिया गया, है ना। खुदीराम बोस को जेल भेज दिया गया और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की इतनी छोटी सी आयु में फांसी दे दी गई। क्या हो गया? खुदीराम बोस को 18 वर्ष की सबसे कम उम्र में फांसी दी गई खुदीराम बोस को। अगर ये क्वेश्चन भी कभी भी बनता है कि सबसे कम उम्र का वह क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस हो जाएंगे। इनकी 18 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा किंग्सफोर्ड पर ही बम फेंका था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश कैनेडी की पत्नी और बच्ची के लगा जाकर, जिसमें उन दोनों की हत्या हो गई। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, या राजगोपालाचारी, या वीर सावरकर, या अरुणा आसफ अली? तो देखिए आपको बताएं, मुक्त भारत समाज की बात कर रहा है। जिसने मुक्त भारत समाज की स्थापना की उसी ने अभिनव भारत की भी स्थापना की है ना। तो अभिनव भारत के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो अभिनव भारत और मुक्त भारत समाज की जो स्थापना की है वो किसी एक ही शख्स ने की है। तो इसमें देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, या राजगोपालाचारी, या वीर सावरकर, या अरुणा आसफ अली। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने, है ना। उन्हीं ने मुक्त भारत समाज की भी स्थापना की थी। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही सी विकल्प वीर सावरकर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है, मिलान वाला प्रश्न है। मिलान वाले प्रश्न में क्या होता है कि 4 प्रश्न हल होते हैं। कितने? 4 प्रश्न हल होते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल लाहौर षड्यंत्र मामला, सूर्यसेन काकोरी षड्यंत्र मामला, अरविंदो घोष चटगांव शस्त्र। ये अरविंदो घोष जो है ये वही हैं अरविंद घोष जो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, है ना। भगत सिंह अलीपुर बम मामला। तो इसमें देखिए मैच करना है। अब चलिए मैच करते हैं। बात करें अगर राम प्रसाद बिस्मिल की,
तो राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो घटना याद करिए 9 अगस्त 1925, है ना, 9 अगस्त 1925 की घटना याद करिए, जिसमें HSRA का हाथ था, HSRA का नहीं, HRA का, है ना। 9 अगस्त 1925 की घटना याद करिए जिसमें HRA का हाथ था। और कौन सी ट्रेन थी? वो ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ की 8 डाउन पैसेंजर, है ना, सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। 8 डाउन नाम था उस ट्रेन का, है ना, 8 डाउन या 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ की जो पैसेंजर थी। तो वो घटना कौन सी थी? वो मामला था काकोरी षड्यंत्र मामला, है ना। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे काकोरी षड्यंत्र से, है ना, काकोरी षड्यंत्र से। अब अगर बात करें चटगांव आर्मरी रेड से, है ना, ये चटगांव आर्मरी रेड या चटगांव शस्त्रागार छापा, तो इससे संबंधित कौन हो जाएगा? ये देखिए, ये घटना हुई थी आपकी 18 अप्रैल 1930 को, है ना, 18 अप्रैल 1930 को ये चटगांव शस्त्रागार हमला, ये छापा कहेंगे इसको या आर्मरी रेड कहेंगे, ये 18 अप्रैल 1930 की घटना है। तो इससे संबंधित आपके हो जाएंगे सूर्यसेन, है ना, इससे संबंधित हो जाएंगे आपके सूर्यसेन। अब बात आ रही है अलीपुर बम मामला की। अलीपुर बम मामला की अगर बात करें तो देखो ऐसा था, ये जो बम फैक्ट्री थी अलीपुर में जो थी, है ना, इस पर जब छापा डाला गया था तो उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी जेल में डाल दिए गए थे, जिसमें अरविंद घोष भी जो है जेल भेजे गए थे। उसके बाद हुआ क्या था कि अरविंद घोष के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए थे। और इनकी वकालत किसने की थी? इनकी वकालत की थी जो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी उनको कहेंगे। तो उन्होंने इनका केस लड़ा था, ये अलीपुर बम मामला वाला, है ना, अरविंद घोष का। उसके बाद से अरविंद घोष ने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया था, राजनीति से संन्यास ले लिया था और पांडिचेरी में अपना एक आश्रम बनाया था। उसके बाद में ये अरविंदो हो गए थे, है ना। तो अरविंदो घोष इसमें लिखा है। तो ये किससे संबंधित थे? ये थे अलीपुर बम मामला से संबंधित, है ना। उसके बाद अब बचे कौन? भगत सिंह जी। भगत सिंह देखिए, ये लाहौर षड्यंत्र केस में थे, है ना, ये लाहौर षड्यंत्र केस में जो है संलिप्त पाए गए थे, जिससे कि इनको सजा हुई थी। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग हो चुके हैं। ए का जो आपका ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी, ए का हो जाएगा 2। और ये आपका सूर्यसेन, ये हो जाएगा 3, 2, 3, ये देखिए यहीं से है, ये आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये आपके इधर होगा 4 प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? एकमात्र भारतीय राजकुमार, राजकुमार की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि किसी राजा के ही पुत्र रहे होंगे ना। तो देख लेते हैं, राजा कुंवर सिंह हैं या राजा महेंद्र प्रताप हैं या छत्रपति साहू जी महाराज हैं या नाना साहेब देशमुख हैं। तो इसमें कह रहा है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन है? तो देखिए आपको बताएं, दिसंबर 1915 का समय याद करिए, दिसंबर 1915 का, है ना। तब क्या हुआ था कि काबुल में दिसंबर 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। वो किसने किया था? वो किया था राजा महेंद्र प्रताप ने, है ना, राजा महेंद्र प्रताप ने। तो राजा महेंद्र प्रताप एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के भीतर और भारत के बाहर जो है क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपका प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है, ये आप याद कर लीजिएगा कि दिसंबर 1915 में काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। अब प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? अभी देखिए हमने आपको 2 बताए थे, एक था मुक्त भारत, है ना, मुक्त भारत समाज, और दूसरा क्या था आपका? अभिनव भारत। ठीक है, अब इसमें देखिए वीडी सावरकर का एक और आ गया है, गुप्त समाज, है ना। तो देख लेते हैं विकल्प। अनुशीलन समिति, अगर अनुशीलन समिति की बात करें तो हमने आपको बताया था 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, और कौन था? वारेंद्र घोष और जतेंद्रनाथ बोस, है ना। मित्र मेला या दक्कन शिक्षा समाज या सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, है ना, ज्योतिबा फुले जी ने।
है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब इसमें देखिए अनुशीलन समिति हमने आपको बता दिया, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। किसने? वारेंद्र घोष और जतेंद्र नाथ बोस। अब देखिए इसमें कहा गया है 1900 में वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? ये गुप्त समाज जो था ये था मित्र मेला, है ना। ये मित्र मेला की अगर बात करें तो ये मित्र मेला ही आगे चल करके ये आपका अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया था। मित्र मेला के समय की आपको बात बताएं तो ये 1899 की बात है। ये 1899 में मित्र मेला स्थापित किया और उसके बाद में ये आपका 1904 के आसपास की बात है। 1899 में ये आपका रहा मित्र मेला। उसके बाद 1904 जो आपका रहेगा, ये 1904 में जो है आपका अभिनव भारत में इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया था? मित्र मेला कहा जाता था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मित्र मेला। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था? देखिए नील खेती की अगर बात करें तो ये बिहार की भूमि की बात करेंगे, है ना। बिहार में नील खेती बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ करती थी। उसमें हुआ क्या था? एक तिनकठिया प्रथा शुरू की गई थी, है ना। तिनकठिया प्रथा शुरू की गई थी जिस पर 3/20 भाग पर नील की खेती जो थी वो अनिवार्य थी, है ना। 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य हो गई थी, जिसका विरोध किया गया, जिसमें गांधी जी को आगे लगाया गया कि एक आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे कि ये तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जा सके, है ना। तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था नील जो ये तिनकठिया प्रथा था इसको समाप्त करने के लिए। तो इसको क्या कहा गया था? इसको हालांकि चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया गया था। आपको सीधा आंसर ही बता देते हैं। तो इसमें आंसर भी आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प हो जाएगा सी, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने, देखिए सब गांधी जी से चल रहे हैं, ये प्रश्न बहुत आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, भर भर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन से, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? किसने विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या फजलुल हक ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या अबुल कलाम आज़ाद ने? देखिए अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये समय रहेगा 1919 का, है ना। इसमें क्या हुआ था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण यही था कि तुर्की के खलीफा का पद था वो समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो वही जो है आंदोलन का मुख्य कारण था। तो जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी बनाई थी उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, है ना। उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की। ये खिलाफत आंदोलन शुरू कब किया गया था? ये 1919 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ये तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने को लेकर जो है शुरू किया गया था। तो इसमें कौन कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, है ना। इनके नेतृत्व में ये 1919 में आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने गांधी के आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, है ना। गांधी के आंदोलन से जुड़ने का, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी वाला, मोहम्मद अली जिन्ना। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के डैश डैश के विरुद्ध थे। किस चीज़ के विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकरण, या तीव्र औद्योगिकरण, या औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्राम स्वरोजगार, और अगर बात करें ग्राम जो है स्वराज की बात करें, या जो लोकल स्तर पर जो देखिए स्थानीय स्तर पर जो भी हो सकता था, है ना। स्थानीय रोजगार की बात करते थे गांधी जी, है ना। जिससे कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके, गांव में वो अपनी आजीविका चला सके, है ना। ऐसे रोजगार की बात करते थे। तो गांधी जी किसके विरुद्ध थे? वो तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे, है ना। तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। उनका कहना यह था कि जो मशीनों का प्रयोग लगातार ये जो बढ़ता जा रहा है, इससे क्या होगा? इससे रोजगार में कमी आएगी और भुखमरी वगैरह ऐसी स्थितियां जो है आगे चलकर बनेंगी, है ना। तो वो जो है तीव्र औद्योगिकरण का विरोध करते थे। अच्छा, तीव्र औद्योगिकरण का समर्थन कौन करता था? तीव्र औद्योगिकरण का समर्थन करते थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो आपका प्रश्न संख्या 9 में महात्मा गांधी से संबंधित पूछा था, तो महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण का विरोध करते थे, है ना।
उसके विरुद्ध थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है ना। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? एक जो है दक्षिण अफ्रीका में थे, आपको नाम बताएं उनका, सेठ अब्दुल्ला। कौन थे? सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था, है ना, गांधी जी को बुलाया था एक मुकदमा लड़ने के लिए, है ना। क्यों बुलाया था? मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने देखा कि भारतीयों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, ये सब देखकर वो आहत हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कसम खाई कि जब तक ये भेदभाव, यहाँ से भेदभाव वाली स्थितियाँ जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक भारत नहीं जाएंगे, है ना। हालांकि गांधी जी के साथ भी एक घटना ऐसी हुई थी भेदभाव वाली, जब गांधी जी कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रेटोरिया की यात्रा कर रहे थे। कहाँ से? डरबन से प्रेटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तब गांधी जी भी भेदभाव का शिकार हुए थे। तो सेठ अब्दुल्ला ने, अब देखिए मुख्य बात पर आते हैं, सेठ अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को कब बुलाया था दक्षिण अफ्रीका, कब बुलाया था? तो इसमें विकल्प देख लेते हैं, 1893, 1905, 1899 या 1914। तो इसमें देखिए सही विकल्प जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1893। और देखिए अगर बात करें कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ये 9 जनवरी को तभी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे और 1893 में गांधी जी अफ्रीका पहुंच गए थे, है ना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए 1893। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अगर देखिए अध्यक्षता की बात करें तो गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने, है ना, एक बार अध्यक्ष बने। तो कब बने? 1924 में बने, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में, है ना। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 में, और एक ही बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, है ना। तो इसमें देख लेते हैं 1921, 22, 23, 24। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी 1924। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1917 का डैश डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। देखिए ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं वो अपना अलग काम कर रही थी, गांधी जी का एक अलग उद्देश्य था, उनका एक अलग विचार था, उनकी विचारधारा थी अहिंसा मार्ग की, है ना। जैसे सभी ने अवज्ञा करेंगे, मतलब हिंसा नहीं करना था उनको, है ना। तो ये एक तरफ गांधी जी का जो आंदोलन था उससे भी क्रांति की भी ज्वाला जो है वो प्रदीप्तमान हुई थी उस समय। तो दोनों तरफ आंदोलन अलग अलग तरीके से चल रहे थे। ये अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें हिंसा की कोई भी जगह नहीं थी। तो ये जितने भी गांधी जी के जो आंदोलन थे वो अहिंसात्मक थे, मतलब इसमें हिंसा की कोई भी जगह नहीं थी। तो इनका जो 1917 का जो आंदोलन था वो हालांकि पहला सत्याग्रह था, तो ये और ये एक बड़ा विद्रोह भी था, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा विद्रोह भी था। तो इसमें विकल्प देख लेते हैं, क्या कह रहा है, खेड़ा या भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा या चंपारण। तो देखिए चंपारण की बात हमने अभी आपको बताई थी। चंपारण की अगर बात करें तो चंपारण कब था? 1918 की बात हो जाएगी, नहीं 1917 की बात हो जाएगी। नागरिक अवज्ञा या सविनय अवज्ञा की बात करें तो 1930 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। 1917 के सत्याग्रह की बात कर रहा है, तो इसमें जो सही विकल्प आपका हो जाएगा 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला देखिए हाँ आपको बताते हैं। खेड़ा की बात करें तो ये आ जाएगा 1918 में, है ना, ये गुजरात वाला मामला है, ये 1918 में आ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आपका 1930 में आ जाएगा। और 1917 की अगर बात करें तो ये चंपारण सत्याग्रह है ना, ये जो अभी हमने आपको बताया था, तीन कठिया प्रथा और नील की खेती वाला, है ना, ये बिहार में जो है चलाया था इन्होंने। ये चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में चलाया था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प आपका हो जाएगा डी विकल्प, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खेड़ा आंदोलन जो था वो आपका 1918 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश डैश में की थी। देखिए सत्याग्रह सभा की स्थापना तब की थी जब भारत में आया था रॉलेट एक्ट। भारत में देखिए वो जो वर्ष था उसमें कई आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए रॉलेट एक्ट आया था और बाकी आपका खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, है ना।
खिलाफत आंदोलन वाली भी स्थितियां जो थी वो चल रही थी उस समय पर। तो ये बात जो रहेगी रॉलेट एक्ट वाली, ये बात रहेगी 1919 में, है ना। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना भी गांधी जी ने कब की थी? 1919 में ही की थी, है ना। 1919 देखिए, दूसरा विकल्प तो नहीं है, तो देखिए ये आपका फरवरी 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, के लेखक कौन है? मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी या एम के गांधी। ये देखिए पुत्रों के नाम इनके दे दिए हैं, मणिलाल गांधी और देवदास गांधी। तो इसमें देखिए आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, या जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में महात्मा गांधी जी कहते हैं, है ना। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम से आपका देखिए सीधा आता है प्रश्न ये, तो इसका हो जाएगा जो है महात्मा गांधी हो जाएंगे, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी या एम के गांधी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ये जो देखिए नरसंहार जो हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, है ना। 13 अप्रैल 1919 में। और ये जो हुआ था ये देखिए जलियांवाला बाग कांड, है ना, इसी डेट में तो हुआ था जलियांवाला बाग कांड। ये जलियांवाला बाग कांड हुआ क्यों था? ये देखिए एक सभा चल रही थी, ये जो है एक हुआ करते थे आपके डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, है ना। सभा का आयोजन किया जा रहा था जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है जनसैलाब उमड़ा था। उसमें हुआ क्या था, जब इतनी भारी जनसभा को देखकर आपके जो जनरल डायर थे, जनरल डायर, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसमें बहुत आदमी जो है थे उनकी हत्या की गई थी। एक मतलब ऐसा एक कांड था ये भारतीय इतिहास में जिसे कभी भुलाया नहीं गया, और उसमें बहुत लोगों की हत्या हो गई थी, है ना। काफ़ी लोगों को जो है बेगुनाहों को मारा गया था। इसमें किसने ये मरवाया था? वो था जनरल डायर, है ना। उसके बाद क्रांति की ज्वाला बहुत तेज भड़की, जो कि आपकी स्वतंत्रता आंदोलन तक जो है चलती रही, और आपके 1947 तक आप मान के चलिए कि वो जो क्रांति की ज्वाला थी वो असर करती रही। तो ये जो था एक बहुत ही बड़ा जो है नरसंहार था। कौन सा? जलियांवाला बाग नरसंहार, है ना। इसमें क्या किया गया था? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी, है ना। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता था। उस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी या हंटर आयोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ही बेगुनाहों की हत्या करवा दी थी किसने? जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919 की घटना, ये आप याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण, या काकोरी घटना के कारण, या दंगों के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? तो देखिए अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये चौरी चौरा घटना के कारण, है ना। ये आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो चौरी चौरा की घटना थी ये आपकी 1922 के समय की थी, है ना। 1922 में। ये चौरी चौरा पड़ता कहाँ है? ये चौरी चौरा है गोरखपुर के निकट, है ना, गोरखपुर ज़िले में ही है। इसमें जो था ये मतलब ये जो थे आंदोलनकारी निकल रहे थे, है ना, आंदोलनकारी निकल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो फिर आंदोलनकारियों ने क्या किया? पूरे थाने का जो है पुलिस थाने के पुलिस चौकी का घेराव किया और उसमें आग लगा दी, है ना। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी घटना हुई थी चौरी चौरा। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, ठीक है। तो ये 1922 की घटना है। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, या भारत सरकार अधिनियम 1909 की अगर बात करें तो ये देखिए मार्ले मिंटो सुधार वाला हो जाएगा, है ना। मार्ले मिंटो, ये देखिए सांप्रदायिक चुनाव जो थे शुरू किए गए थे, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना, मार्ले मिंटो। भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर अगर बात आएगी तो इनके लिए जो हो जाएगा वो आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा, है ना। ये संवैधानिक सुधार जो था, ये संवैधानिक सुधारों के लिए जो ये है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका
इस पर आधारित थी। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा रुकिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि 1930 में महात्मा, देखिए आज महात्मा गांधी ही हैं पूरी सीरीज में इसमें, है ना। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? साइमन कमीशन था, या दांडी मार्च, या लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 18 की बात हो रही है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था, ये 12 मार्च की बात करेंगे, है ना, 12 मार्च 1930, है ना। तो ये हमने कल ही आपको बताया था, जब अभी इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन करवा रहे थे तभी हमने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च के बाद में हुई थी, है ना। तो ये आपका बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 19 में कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो 1927 आ जाएगा, और अगर साइमन कमीशन भारत कब आया था इसकी बात करेंगे तो 1928 हो जाएगा, है ना। इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 जो थे वो ब्रिटिश थे, है ना। 7 ब्रिटिश सदस्य थे, इसमें कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, है ना। इसलिए इसका विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। तो ये चीज़ें थी, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा था। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, या क्लीमेंट एटली, या अल्सब्रुक साइमन। तो देखिए इसमें बात कर रहा है साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद की, तो इसमें आपके जो सही विकल्प हो जाएगा वो ये हो जाएगा अल्सब्रुक साइमन। इनका पूरा नाम जो कहा जाता था वो था सर जॉन अल्सब्रुक साइमन, है ना। सर जॉन अल्सब्रुक साइमन आपका सही विकल्प हो जाएगा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। अब देख लेते हैं आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? राजगुरु, या विट्ठल भाई पटेल, या लाला लाजपत राय, या CR दास। देखिए हमने आपको उस दिन बताया था कि लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी। साइमन कमीशन का जब ये विरोध कर रहे थे इतनी लाठियां बरसाई गई थी जिससे कि इनके चोटें आई थी और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में पंजाब में क्रांति की ज्वाला इतनी तेज भड़की कि अगर बात करें ये लाला लाजपत राय की, तो इनकी मृत्यु के बाद ही इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु आगे आए थे, और उन्होंने जो इसके जिम्मेदार अधिकारी थे, जो लाला लाजपत राय की हत्या के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको मारने का जो है वचन लिया था, और ये जो है क्रांति आगे तक चलती चली गई थी, जिसमें कि भगत सिंह को भी जो है जेल जाना पड़ा था और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये सब बातें थी साइमन कमीशन से। ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? तो वो मृत्यु जो हुई थी वो लाला लाजपत राय की हुई थी, और उन पर इतनी लाठियां बरसाई गई थी, इस वजह से उनको ऐसी चोटें आई थी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे आपके आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, और उम्मीद है ऐसी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित ज़रूर होंगे, है ना, हेल्पफुल साबित होंगे। और इसको अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।